हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम स्लाइड नंबर 3 में फर्स्ट यूनिट के चैप्टर नंबर 1 का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग आवेशन की विधियां। तीन तरह से हम पदार्थों को आवेशित करने की विधियां पढ़ेंगे। पहला घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा संपर्क या चालन द्वारा आवेशन और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। लेकिन इस आवेशन की विधियों पर चलने से पहले हमें चालक और कुचालक पदार्थों के बारे में जान लेना है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि प्रत्येक परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थायी कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन घूर्णन एवं चक्रण गति करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ पदार्थों की बाह्यतम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिन पर नाभिक का आकर्षण बल नगण्य होता है और वो इलेक्ट्रॉन उस बाह्यतम कक्षा को छोड़कर पूरे पदार्थ में आराम से मुक्त रूप से घूम सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी प्रकार के पदार्थों को चालक पदार्थ कहते हैं। दूसरे प्रकार के वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो केवल कक्षा में ही घूम सकते हैं। कुछ पदार्थों की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी ऐसे होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। लेकिन चाहे चालक हो या कुचालक हो, उनकी आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन केवल कक्षा में ही घूम पाते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम परिबद्ध इलेक्ट्रॉन या परिबद्ध आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के हुए, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और परितंत्र या परिबद्ध इलेक्ट्रॉन। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पूरे परमाणु के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं और परिबद्ध इलेक्ट्रॉन केवल अपने स्थायी पथ पर ही गति कर सकते हैं। तो चालक क्या हुआ कि चालक वो पदार्थ हैं जिनमें विद्युत आवेश गमन कर सकता है और हम जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसलिए साधारण परिभाषा है कि वो पदार्थ जिनमें विद्युत धारा बह जाती है, आवेश गति कर जाता है, वो चालक कहलाते हैं। इसके विपरीत वो पदार्थ जिनमें विद्युत धारा नहीं बहती है, आवेश गमन नहीं कर पाता है, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। अब इसके फलस्वरूप होता क्या है कि चालक पदार्थों को अगर कोई भी अतिरिक्त आवेश किसी भी विधि के द्वारा दिया जाए तो वह आवेश उसकी बाह्य सतह पर वितरित हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पदार्थ में आवेश चल सकता है और दूसरा जो आवेश हमने दिया है उसके सजातीय आवेशित कण प्रतिकर्षण के कारण अधिकतम दूरी पर रहना पसंद करते हैं। इस अधिकतम दूरी पर रहने से उनके मध्य न्यूनतम बल लगता है और साम्यावस्था में ये आवेश एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर जा सकते हैं। तो अधिकतम दूरी पर जाएगा तो उस सतह के व्यास सम्मुख बिंदु पर जाएगा। इस तरह से आवेश चालक की बाह्यतम सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जबकि कुचालक में आवेश गमन नहीं कर सकता। आवेश हम दे सकते हैं लेकिन गमन नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होता है कि आवेश को जिस स्थान पर दिया जाता है वो वहीं रहता है, वो उस प्रभावित स्थान पर ही स्थिर बना रहता है, उसमें गमन नहीं कर पाता है। अब चलते हैं हम आवेशन की विधियों पर। तो पहली विधि बहुत सिंपल विधि है और जिसे हम पिछले स्लाइड में थोड़ा देख भी चुके हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। तो जब हम दो पदार्थों को, इस हमने यहाँ ली है एक कांच की छड़ और दूसरा रेशमी कपड़ा, दोनों पहले उदासीन है घर्षण से पूर्व, रगड़ने से पूर्व। जब हम दोनों पदार्थों को रगड़ेंगे तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होगी। वह ऊष्मा किसी भी पदार्थ की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जब आवश्यक ऊर्जा के बराबर हो जाएगी तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंच जाएंगे। जैसे हमारे उदाहरण में जब हम कांच की छड़ और रेशमी कपड़े को आपस में रब करेंगे, घर्षित करेंगे, रगड़ेंगे तो उत्पन्न ऊष्मा से कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशमी कपड़े पर पहुंच जाएंगे। उदाहरण के लिए माना कि 6 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इस पर पहुंच गए तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इसलिए इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी, इसलिए इसमें ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो आवेशन से पूर्व इसका आवेश भी शून्य था, इसका आवेश भी शून्य था रगड़ने से पूर्व, लेकिन रगड़ने के पश्चात इस पर आवेश आ गया है +6e और इस पर आ गया है -6e। तो इस प्रकार से घर्षण के पश्चात दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। घर्षण की जो प्रक्रिया है इसमें दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण का विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। एक वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश आता है दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणात्मक आवेश आता है। दूसरा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत है जिसे हम अलग से भी पढ़ेंगे एक टॉपिक में, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि घर्षण से पूर्व जितना आवेश था घर्षण के बाद भी उतना ही आवेश रहेगा। यानी कि आवेश ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। ब्रह्मांड का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ देखिए, घर्षण से पूर्व कांच की छड़ पर Q1 आवेश शून्य था और रेशमी कपड़े पर Q2 आवेश भी शून्य था, तो कुल आवेश भी शून्य था क्योंकि जितने में इलेक्ट्रॉन थे उतने ही में प्रोटॉन थे, वे तो उदासीन थे। घर्षण के पश्चात क्या हुआ, कांच की छड़ पर +6e के बराबर धनावेश आ गया और कपड़े पर -6e के बराबर
ऋणावेश आ गया, जहां ई जो है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के परिमाण 1.6 × 10⁻19 कूलाम को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम बाद में कुल आवेश देखें निकाय का, तो +6 और -6 मिलकर शून्य है, यानी कि घर्षण से पूर्व भी आवेश शून्य था और घर्षण के बाद भी निकाय का कुल आवेश शून्य है। इसलिए इसमें आवेश संरक्षण के सिद्धांत की अनुपालना होती है। सेकंड विधि पर चलते हैं, संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। तो इसमें क्या किया गया है, एक आवेशक छड़, वह छड़ जो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी, जैसे कांच की छड़ ले ली हमने, तो आवेशक छड़ ली गई है जिस पर 12 इकाई +12 ई के बराबर आवेश है, और एक उदासीन वस्तु ली है। बेहतर होगा कि हम इसे चालक लें, तो चालक भी ले सकते हैं। जैसे ही इस वस्तु को इसके साथ संपर्कित किया जाता है तो इस वस्तु पर धनावेश है। धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकलकर इसमें आ जाएंगे। अब अगर ये चालक होगी तो इससे इलेक्ट्रॉनों का आना थोड़ा आसान रहेगा। कुचालक होगी तो वो बहुत कम मात्रा में मात्र संपर्कित स्थान पर ही आ पाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसमें जब गमन करते हैं, चालित होते हैं, तो हम इस विधि को चालन विधि कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन भी कहते हैं। तो होगा क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक पॉजिटिव आयन को खत्म करेगा, जिसके फलस्वरूप इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने से एक धनायन आ जाएगा। अगली बार दूसरा इलेक्ट्रॉन चलेगा तो यहाँ दूसरा धनायन आएगा। ये पहले से आया हुआ पॉजिटिव आगे आने वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों को इधर से आकर्षण मिल रहा होगा, तो इस पर अधिक आवेश है, इसलिए आसानी से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। परंतु ये प्रक्रम कब तक चलेगा कि जब यहाँ से इधर की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर इस क्षण का आकर्षण और यहाँ पहले से विद्यमान जो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं उनका प्रतिकर्षण एक समान नहीं हो जाए, यानी कि साम्यावस्था तक ऐसा होगा। तो हमने मान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर साम्यावस्था आ गई, तो इस वस्तु पर 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो +4 आवेश आ गया, और इस पर 4 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, तो 12 प्लस में से 4 माइनस खत्म होने से 8 ई रह गया, यानी घर्षण के बाद इसके पास Q1 डैश हो गया +8 ई के इक्वल, और इसके पास Q2 डैश हो गया +4 ई के इक्वल। इस अवस्था में हुआ क्या है, इस संपर्क के द्वारा वस्तु पर जो आवेश आया है वो समान उसी प्रकृति का है जिस प्रकृति की आवेशक छड़ थी। अगर हमने यहाँ पर धनात्मक छड़ ली है तो वस्तु पर धनात्मक आवेश आएगा, और अगर हम यहाँ पर ऋणात्मक छड़ लेते तो उस पर वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आता। हालांकि हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि चाहे धनावेश आए चाहे ऋणावेश आए, ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होंगे। मतलब कि अगर इस पर ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पहुंच जाते, जिस वस्तु के पास पहुंचते वो नेगेटिव हो जाती कुछ मात्रा में, और इस वस्तु का नेगेटिव आवेश कुछ मात्रा में घट जाता पॉजिटिव होने के कारण। तो संरक्षण को देखते हैं कि इसमें भी आवेश संरक्षित रहा है। इसके पास +8 ई के बराबर है और इसके बाद +4 ई के बराबर है। टोटल हो गया 12 ई 12 ई के बराबर। जबकि घर्षण संपर्क से पूर्व भी इसके पास 12 था और इसके पास 0 था, निकाय का टोटल आवेश अभी भी 12 ई था। तो इस संपर्क द्वारा आवेशन के क्या गुण हैं? पहली बात, आवेशक छड़ का आवेश घट जाता है। प्रारंभ में 12 ई था और अब वो घटकर 8 ई रह गया है, क्योंकि 4 ई आवेश दूसरी वस्तु पर चला गया है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण। नेक्स्ट थिंग क्या है, समान प्रकृति का आवेश आता है। अगर ये छड़ धनात्मक है तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, ये ऋणावेशित है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। और थर्ड थिंग, जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको, कुल आवेश निकाय का संरक्षित रहता है, ना तो आवेश उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, सिर्फ स्थानांतरण होता है। थर्ड विधि पर चलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। जैसा कि प्रेरण, प्रेरित करना वर्ड से हम पहले ही परिचित हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें अत्यधिक प्रभावित करता है, प्रेरित करता है, तो हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, या हम दूसरे वर्डों में कहें कोई व्यक्ति हमें मोटिवेट कर देता है किसी अच्छे कार्य के लिए। अब इसके लिए एक चीज आवश्यक होती है कि जो वो मोटिवेटर है, जो वो प्रेरक है, उसका खुद का प्रभावी होना जरूरी है। तो इस विधि के लिए भी पहली कंडीशन ये है कि जो आवेशक छड़ है जिसके द्वारा हम वस्तु को आवेशित करेंगे उसका आवेश उच्च परिमाण का होना चाहिए। तो हमने यहाँ क्या किया, एक कांच की आवेशित छड़ ले ली, धनात्मक आवेशित वस्तु, और एक उदासीन वस्तु ले ली। इस उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रख दिया, आप इसे कुचालक सतह पर भी रख सकते हैं। अब क्या किया गया कि इस वस्तु के पास हम सेकंड स्टेप में धनात्मक छड़ को लेके गए। जब हम धनात्मक छड़ को इसके पास लेके गए तो हमने इसे संपर्क नहीं किया। इस विधि में क्या किया जा रहा था, वस्तु को संपर्क किया जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, बिना संपर्क किए उससे कुछ दूरी पर रखा। तो क्या होगा कि जो इस वस्तु के अंदर, क्योंकि इसके खुद के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तुम कक्षाओं में, आंतरिक कक्षाओं में घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में तो एटलीस्ट गति कर ही सकते हैं, और अगर चालक है तो वो संपूर्ण सतह पर भी आ सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस छड़ से आकर्षित होकर इस वस्तु की इस सतह पर आ गए। ध्यान दीजिएगा, संपर्क नहीं है लेकिन फिर भी आकर्षण के कारण इधर आ गए।
इनके इधर आने में हुआ क्या, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आया इसके आकर्षण के कारण, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर दो बल लगे, इस क्षण का आकर्षण और जो पहले से इलेक्ट्रॉन आ गया है उसका प्रतिकर्षण, लेकिन क्षण का आकर्षण प्रभावी होने के कारण दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन कब तक आएंगे, जब तक उन पर क्षण के द्वारा लगने वाला आकर्षण पहले से विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न प्रतिकर्षण के बराबर नहीं हो जाए, और इसे हम साम्यावस्था कहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक साम्यावस्था आ जाए, साम्य आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। जैसे ही साम्यावस्था आएगी तो यहाँ नेगेटिव आ गया, इधर से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने से धनात्मक आभासी धनात्मक आ गया। इसी चित्र में हमने क्या किया है, थर्ड स्टेप को भी दर्शाया है कि ऐसा होने के बाद साम्यावस्था आने के पश्चात हमने इस वस्तु की इस दूसरी वाली सतह को जहां पर धनात्मक आवेश आया था भू संपर्कित कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। ऐसा करने से पृथ्वी जो है इसे जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उतने इलेक्ट्रॉन दे देगी। ये इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं पृथ्वी से वस्तु की ओर, इसे हम पूरी तरह से विभव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें मान के चलना है कि पृथ्वी जो है इलेक्ट्रॉनों के रेस्पेक्ट में बैंक की भांति कार्य करती है। जैसे हमें आवश्यकता होने पर हम बैंक से पैसे ले सकते हैं और हमारे पास अधिक पैसे होने पर हम बैंक में जमा कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की अगर कहीं आवश्यकता हो तो पृथ्वी उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे सकती है। और अगर किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, जैसे कि अगले उदाहरण में होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी पर जा सकते हैं। इसका वास्तविक कॉन्सेप्ट विभवांतर के कारण है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करते हैं। पृथ्वी पर शून्य विभव माना जाता है, इसे इसलिए हम रेफरेंस विभव के रूप में, संदर्भ विभव के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ इस धनात्मक विभव का मान पृथ्वी के शून्य विभव से उच्च है, इसलिए निम्न विभव पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चलकर उच्च विभव की वस्तु पर पहुंच गए। अगेन बोल रहा हूँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ आएगा तो आप विभव वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि जैसे ही हमने भू संपर्कित किया तो इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी। 4 इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकलकर वस्तु की इस सतह पर पहुंच गए और उन्होंने इन धनावेश को समाप्त करके शून्य कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो आवेश कर दिया। अब फोर्थ स्टेप में क्या किया कि हमने भू संपर्क को हटा दिया। जैसे ही भू संपर्क को हटाया तो सतह पर शून्य आवेश हो चुका है, लेकिन क्षण को अभी भी इसके पास रखा, तो जो ऋणावेश था, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन थे, वो क्षण के आकर्षण के कारण इधर ही बने रहे। अगले स्टेप में जैसे ही हमने इस क्षण को दूर हटाया तो 2 घटनाएं घटित होंगी। अगर यह वस्तु कुचालक है, जैसा कि इस पर दर्शाया गया है, तो आवेश इस प्रभावित स्थान पर ही रहेगा, जहां वो प्रेरण के कारण उत्पन्न हुआ था उसी स्थान पर रहेगा। हमने देखा था कि कुचालकों में आवेश प्रभावित स्थान पर ही रहता है, गमन नहीं करता है, तो ये आवेश इसी स्थान पर बना रहेगा। परंतु यदि यह वस्तु चालक है तो चालक के अंदर यह आवेश वितरित होगा। क्यों? क्योंकि चालक के अंदर आवेश गति कर सकता है और आवेश इस प्रकार से वितरित हो जाएगा कि उनके मध्य लगने वाला बल न्यूनतम हो, इसलिए यह सतह पर पहुंच जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब यहाँ हुआ क्या है कि हमने धनावेशित वस्तु ली थी और हमें जो हमारी उदासीन वस्तु है वो नेगेटिव के रूप में, ऋणावेशित के रूप में प्राप्त हो गई है। तो इसलिए प्रेरण वाली विधि में पहला गुण है कि जिस तरह की हम आवेशक लेते हैं उसके विपरीत प्रकृति की हमें क्षण प्राप्त होती है, वस्तु प्राप्त होती है विपरीत प्रकृति की। धनात्मक ली है तो धनात्मक, ऋणात्मक लेंगे तो धनात्मक। सेकंड और उससे भी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर संपर्क नहीं बनाया है, दूर रखना है। थर्ड थिंग ये है कि इसमें जो आवेशक क्षण है, जिस वस्तु से हमने दूसरी वस्तु को आवेशित किया था, पहली वाली वस्तु, उसका आवेश अपरिवर्तित रहता है, उसका आवेश नहीं बदलता है। तो यहाँ जितना आवेश इस क्षण का पहले था उतना ही आवेश प्रेरण के बाद भी रहेगा। नेक्स्ट थिंग क्या है, इस घटना में भी आवेश संरक्षण की पूर्ण रूपेण अनुपालना होती है। उसे देखते हैं कि इसके पास +6e के बराबर आवेश था, इसके पास शून्य आवेश था प्रारंभ में। यहाँ देख सकते हैं -4 और +4 मिलकर परमाणु रूप से शून्य ही है। तो इसके ऊपर 0 आवेश है, इसके ऊपर +6 या +7 आवेश है, +6 7 2 3 4 5 6 +6 है, दर्शा रखा चित्र में। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये वस्तु आवेशित हुई तो हमें दिखेगा कि इसके ऊपर -4 आवेश आ गया, इसके ऊपर +6 है। तो यहाँ संरक्षण की अनुपालना क्या कहाँ हुई? लेकिन वास्तविकता यह है कि इस प्रक्रिया में भू संपर्क भी हमारे निकाय में है। तो जब हमने पृथ्वी के साथ वस्तु को जोड़ा था तो 4 इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से इस पर आए थे। तो एक तरह से पृथ्वी ने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित किया था, त्यागा था। तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर पृथ्वी पर +4e आवेश आ जाएगा। तो पृथ्वी पर कितना आवेश आया? +4e। वस्तु पर कितना आया? -4e। और इस आवेशक क्षण पर कितना था? +6e। गणित से देखते हैं तो घर्षण से पूर्व क्या था? वस्तु के पास +6e, इस वाली वस्तु के पास 0।
और भूसंपर्क से पूर्व पृथ्वी के पास भी शून्य, तो परिणामी बन रहा था शून्य। घर्षण के पश्चात क्या हुआ कि इस पर अभी भी है +6e, लेकिन वस्तु पर आ गया है -4e और पृथ्वी पर आ गया है परिणामी रूप से +4e, तो अभी भी कितना है शून्य। तो इसलिए घर्षण से पूर्व भी आवेश शून्य था और प्रेरण से पूर्व भी आवेश शून्य था और प्रेरण के पश्चात भी आवेश शून्य है, यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान भी कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं कि हम वस्तु को धनावेशित कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, अगर हम कुचालक स्टैंड पर एक उदासीन वस्तु रखी, लेकिन सेकंड स्टेप में इस वस्तु के पास हम एक ऋणावेशित छड़ को लेकर आए, संपर्क नहीं करना है, बिना संपर्कित किए थोड़ा दूर रखा, तो उससे क्या हुआ कि इसके ऋणावेश से इसके इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हुए और इस सतह से वो दूर भागे, इधर वाली सतह पर आ गया ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाली सतह पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश आ गया, पॉजिटिव आवेश आ गया +4e के इक्वल, और यहाँ -4e के इक्वल ऋणात्मक आवेश आ गया। अब जैसे ही हमने इसे थर्ड स्टेप में भूसंपर्कित किया, कब, साम्यावस्था के बाद, इसी तरह से जैसे इसमें साम्यावस्था जनरेट हुई थी तो इसमें भी होगी। तो जब इसे भूसंपर्कित किया गया तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होने के कारण निम्न विभव वाली वस्तु से उच्च विभव वाली, क्योंकि शून्य नेगेटिव की तुलना में बड़ा स्तर है, तो वो यहाँ से पृथ्वी की ओर गमन कर गई। ठीक ऐसे कि हमारे पास पैसे होने पर हम बैंक में जमा कर सकते हैं और हमारे पास पैसे की कमी होने पर हम बैंक से पैसे ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी के पास पहुंच गए। तो ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसके पास आ गया -4e, वस्तु के पास आ गया +4e और इस छड़ के पास है -6e। तो अगर हम आवेश संरक्षण को समझें तो क्या हुआ कि प्रारंभ में हमारी छड़ के पास था -6e, वस्तु के पास था 0 और पृथ्वी के पास था 0, तो टोटल बन रहा था -6e। प्रेरण के पश्चात क्या हुआ कि वस्तु के पास आ गया +4e, छड़ के पास है -6e, इसका आवेश अपरिवर्तित रहा है, और पृथ्वी के पास इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये ऋणावेशित हो गई -4e। तो हमारा कुल आवेश कितना बना, अभी 0, सॉरी -6e, जो कि प्रेरण से पूर्व था। तो हमारी प्रेरण के दौरान भी कुल आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। तो प्रेरण विधि में मुख्य चीजें क्या हैं, प्रेरक या आवेशक छड़ का जो आवेश है उसका परिमाण अधिक होना चाहिए। सेकंड, आवेशक वस्तु या छड़ का आवेश अपरिवर्तित रहता है, संपर्क नहीं करते हैं, उसका आवेश पहले के जैसा ही बना रहता है। थर्ड थिंग क्या है कि वस्तु के ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। कैसे कि जब हमने धनात्मक आवेशक छड़ ली थी तो इसने वस्तु को ऋणावेशित कर दिया था, और जब हमने ऋणात्मक छड़ ली थी तो इसने वस्तु को धनावेशित कर दिया था। अब ये ठीक वही चीज है कि अगर वस्तु हमारी कुचालक है तो आवेश प्रभावित स्थान पर ही रहेगा, और चालक है तो फैल जाएगा। सिमिलरली कुचालक है तो वही रहेगा जहां पर प्रारंभ में आया था, और चालक है तो उस पर वो एक समान रूप से फैल जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रेरण द्वारा आवेशन। इस प्रेरण द्वारा आवेशन से हम एक साथ 2 वस्तुओं को भी आवेशित कर सकते हैं। उसमें हमें भूसंपर्क की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए जो हमें वस्तुएं चाहिए वो चालक चाहिए। हमने क्या किया है, एक कुचालक सतह पर आप स्टैंड भी ले सकते हैं, 2 अलग अलग 2 चालक वस्तुओं को संपर्क करके रख दिया है, संपर्कित अवस्था में रख दिया है। सेकंड स्टेज में क्या किया कि इन संपर्कित वस्तुओं के पास हम आवेशक छड़, धनात्मक छड़ को लेके गए, ऋणात्मक भी ले जा सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि इस धनात्मक छड़ में जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने इलेक्ट्रॉनों को, ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्योंकि ये वस्तुएं चालक हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरी सतह से इनसे भी निकलकर यहाँ पहुंच गए, दोनों के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, और इधर की साइड इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो आभासी रूप से धनावेश आ गया और इधर की साइड ऋणावेश आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आवेशक छड़ को तो यहाँ बरकरार रखा, लेकिन इन दोनों वस्तुओं को संपर्क रहने से दूर कर दिया, इन्हें असंपर्कित कर दिया, इन्हें d1 दूरी पर दूर रख दिया। अब क्या हुआ, इसका धनावेश इसी पर बना रहा, इसका ऋणावेश इसी पर बना रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ इस पॉजिटिव के द्वारा प्रतिकर्षित हो रहा है, इसलिए दूर वाली सतह पर ही रहेगा। यहाँ ये नेगेटिव पॉजिटिव के द्वारा आकर्षित हो रहा है, इसलिए इस पर आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या किया, हमने छड़ को हटा दिया। जैसे ही छड़ को हटाया तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और आकर्षण के कारण ये पास वाली सतह पर आ जाएंगे। अब हमने क्या किया कि इन वस्तुओं के मध्य की दूरी को अत्यधिक और बढ़ा दिया, d1 की तुलना में d2 को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो इस वस्तु का धनावेश इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा क्योंकि चालक है, और इसका ऋणावेश इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा क्योंकि ये भी चालक है। तो इस तरह से हमें प्रेरण विधि में 2 आवेशित वस्तुएं मिल जाएंगी।
अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ है आवेश संरक्षण में कि प्रेरण से पूर्व इसका परिणामी आवेश शून्य था, इसका भी शून्य था, तो वस्तु का +6e था, कुल आवेश +6e था। प्रेरण के बाद क्या हुआ है, इसका हो गया +4e, इसका हो गया -4e और वस्तु का अभी बना हुआ है +6e, तो निकालेगा कुल आवेश कितना रहा, +6e रहा। तो ये थी हमारे पास आवेशन करने की विधियां, वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाता है, चार्जेबल मेथड्स। अब हमें इसी स्लाइड के अंदर विद्युत आवेश के कुछ उदाहरण भी समझने हैं। तो विद्युत आवेश का सबसे बेस्ट एग्जांपल है विद्युत धारा, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा से हम बहुत सारे कार्य करते हैं। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बहुत सारे उपकरण चलते हैं, हमारे घर के अधिकांश उपकरण चलते हैं, तो हम वहां से आवेश को समझ सकते हैं। लेकिन वहां आवेश कैसे प्रवाहित हो रहा है, क्या उसका इफेक्ट है, वो हमें दिख नहीं पाता है। तो हमें यहाँ पर आवेशन के वो उदाहरण पढ़ने हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में थोड़ा फील कर सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला उदाहरण है जो हमें छोटी क्लासेस से सिखाया जाता है कि अगर हम सूखे बालों के साथ प्लास्टिक या रबर का पैमाना रगड़ते हैं तो वह पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या तिनकों इत्यादि को आकर्षित करने लगता है। तो यहाँ क्या हुआ कि जो पैमाना है वो आवेशित हो जाता है। इस घर्षण द्वारा आवेशन से हमने और भी काफी सारे उदाहरण पिछले स्लाइड में पढ़े थे, जिसका हमने एक उपयोग यहाँ भी किया है कि अगर हम कांच की छड़ को कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो वो भी आवेशित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार प्लास्टिक, रबर, एबोनाइट, इन सब की छड़ों को भी अगर हम बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो वो भी आवेशित हो जाती हैं। पहला उदाहरण होगा हमारे पास पैमाना और सूखे बालों का, उससे जुड़ते जुड़ते उदाहरण है कांच और कपड़ा, बिल्ली की खाल और एबोनाइट, प्लास्टिक, रबर इत्यादि। सेकंड उदाहरण है जो थोड़ा बड़े लेवल का है, विद्युत तड़ित एवं विद्युत गर्जन। हम देखते हैं कि बरसात के दौरान जो आकाशीय बिजली होती है और उसके बाद जो गर्जन उत्पन्न होती है उसमें भी आवेश इन्वॉल्व है। हालांकि वे यह विद्युत तड़ित और गर्जन 3 प्रकार से होती है। पहला है एक ही बादल के अंदर जो अधिकांशतः होती है, जिसकी थोड़ी कम साउंड होती है और थोड़ा कम प्रकाश होता है। सेकंड होती है 2 बादलों के मध्य, जो उसकी तुलना में अधिक प्रकाश होता है और अधिक गर्जन होती है। और थर्ड जो बहुत घातक है और बहुत कम केसेज में होता है, वो पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु या पृथ्वी और बादल के मध्य, जो बहुत घातक है और जिस स्थान पर बिजली पड़ती है उस स्थान पर जिस वस्तु पर पड़ती है उसे जला देती है। अगला उदाहरण है इसी का बहुत छोटे लेवल का उदाहरण है कि जब हम स्वेटर को उतारते हैं तो वहां चिट चिट की आवाज सुनाई देती है। ये भी विद्युत आवेश का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसे आप फील कर सकते हैं। अगला है कि जो मेरी टीवी की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, अगर उन पर हम देखें तो वहां धूल के, मिट्टी के छोटे छोटे कण बहुत ज्यादा जम जाते हैं, जबकि उसके ही पास स्थित दूसरी वस्तुओं या सतह पर उतने धूल के कण नहीं जमे होते हैं। तो इसका कारण भी यही है कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, उनकी स्क्रीन आवेशित रहती हैं और उन पर ज्यादा कण जमते हैं। नेक्स्ट है कि जब हम कभी, बहुत रेयर चांस में जनरेट होता है कि कभी हम गाड़ी की सीट पर रगड़ते हुए बैठें और उसके पास बनी हुई छड़ को, स्पेशली बस के अंदर धात्विक छड़ को पकड़ लें तो हमें कुछ पल के लिए झटका लगता है, एक शॉक सा लगता है। इसमें हुआ क्या था कि जब हम उस सीट पर बैठे थे तो घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो गया था। हमारा शरीर चालक है, वो हमारे हाथ से होते हुए वो आवेश उस चालक छड़ में पहुंचा और आवेश संचरण से विद्युत धारा के बहने से हमें झटका लगा। अगला उदाहरण है कि अगर हम एक गुब्बारे को किसी कपड़े के साथ अच्छे से रगड़ने के बाद दीवार के साथ रख दें तो वो दीवार के साथ चिपक जाता है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये दैनिक जीवन के ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम विद्युत आवेश को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि हम वस्तुओं को कैसे आवेशित करते हैं। तो आवेशन करने की मुख्य 3 विधियां हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। और नेक्स्ट थिंग हमने पढ़ी कि चालक और कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी को रिवाइज किया। और थर्ड थिंग, विद्युत आवेश के कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। FMC फिजिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो इस चैनल पर देख सकें। बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।